Welcome to CR International Online Classes. Hello student, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम हमारी जो बुक है हमारे अतीत, ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बेटा, ऐसे बुक है ये आपकी हमारे अतीत, ठीक है। इस हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट हमारा पहला है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है हमारे अतीत। अतीत मतलब जो कुछ भी बीत गया है, ठीक है। जो कल का बीता हुआ दिन है वो भी अतीत में है, जो 2 घंटे पहले बात हो गई वो भी आपकी चला जाता ना भूतकाल में, ठीक है। अब बात करनी हो हमने कि कल क्या हुआ था, भाई कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ। तो बेटे हम इन सब चीजों का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। इतने वर्षों पहले मानव ने धीरे धीरे तरक्की की, तो मानव प्रगति के मार्ग पर कैसे बढ़ा, ठीक है। किस तरीके से मानव ने खेती करना सीखा, किस तरीके से मानव ने पशुओं को पाला, ठीक है। हमारे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस बुक में मिलेगा जिसका नाम है हमारे अतीत। हम इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए बेटा, रशीदा का स्वाद, ये आपका जो चैप्टर है ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। और क्या क्वेश्चन दिया है, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी कि अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। मतलब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर में उसने क्या देखा कि उस न्यूज़पेपर पे लिखा था 100 साल पहले। क्या मतलब हुआ इसका कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन थी 100 साल पहले, मीन 100 साल पहले क्या हुआ था। तो वह ये सोचने लगी कि कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ, कैसे किसी व्यक्ति को पता लग सकता है। तो उसके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे। तो कह रहे कैसे पता लगाएं, कि हम कैसे पता लगाएं कि भाई क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ, हम रेडियो सुन सकते हैं, हम टीवी देखते हैं, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। और साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल ये क्या हुआ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जब पिछले साल वो घटना हुई हो तो वो व्यक्ति वहां पर हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, बहुत साल पहले क्या हुआ, इसे हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार का समाज था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देखिए आपकी बुक में लिखा है, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटक, अखेटक होते हैं बेटे शिकारी, पशुपालक, कृषक यानी कि किसान, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार और संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के बारे में हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मीन जैसे पंडित उस वक्त में किन किन भगवानों की पूजा करते थे, कैसे कैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, व्यापारी किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, ठीक है, शिल्पकार किस प्रकार की मूर्तियों को बनाता था। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे उस वक्त कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे या फिर वो कौन से गीत गाते थे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें हैं जिनके बारे में हम अतीत से पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और लोग
कहाँ रहते थे? क्या उस वक्त गांव थे, नहीं थे, नगर थे? क्या इसी तरीके के घर बने हुए थे, या मानव कच्चे घरों में रहता था? मानव कहाँ रहता था? तो ये क्वेश्चन हमारी बुक में आता है। देखिए, मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। अब आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको एक मानचित्र दिया हुआ है। तो बेटे जब आप अपना ये मानचित्र देखेंगे तो ये देखिए, इस मानचित्र में नर्मदा नदी दी हुई है। आप देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है इसकी बात कर रहे हैं कि जो मानव है जो कई लाखों वर्षों पहले इस नर्मदा नदी के तट पर रहता था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो चीजों को इकट्ठा कर कर रखते हैं, ठीक है, जो आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब यहाँ पर जो लोग थे कुशल संग्राहक थे, वो चीजों का संग्रह करते थे और आसपास जंगलों में जो भी चीजें उन्हें मिल जाती थी उस बारे में अच्छी तरीके से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। मतलब उन्हें अपने भोजन के लिए जो जो चीजें चाहिए, मतलब कोई जड़ हो, फल हो, ठीक है, वो सब जंगलों से ही जाकर जंगलों से इनका संग्रह करते थे। इसीलिए मानव को संग्राहक भी कहा गया है, ठीक है। और वो पशुओं का शिकार भी करते थे, इसीलिए मानव को आखेटक भी कहा गया है। तो कई लाखों वर्षों पहले मानव कहाँ रहता था? नर्मदा नदी के तट पर। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम फिर से अपने मैप पर आते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा मैप जो दिया हुआ है, इस मैप में हम सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां जो आज इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में आ गई हैं। देख रहे हैं आप, ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां, ठीक है। इस किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाना शुरू किया। तो मतलब गेहूं और जौ का उत्पादन कितने वर्ष पहले हुआ बेटे? ये 8000 साल पहले। यानी कि मानव ने 8000 साल पहले ही गेहूं और जौ का किस तरीके से उत्पादन करते हैं, किस तरीके से इस फसल को बोया जाता है, मानव ने ये सीख लिया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया, ठीक है। गेहूं का उत्पादन तो सीखा ही सीखा 8000 साल पहले, और साथ में उसने ये भी सीखा कि किस तरीके से पशुओं को पालतू बनाया जाता है। ये लोग गांव में रहते थे। तो मानव कहाँ रहता था उस समय? गांव में रहता था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए, फिर आइए अपने मैप पर। देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ही गारो की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये गारो की पहाड़ियां हैं और दूसरी पहाड़ियां आपने बतानी है विंध्या, नर्मदा नदी के ऊपर। आप देखिए यहाँ विंध्य की पहाड़ियां हैं। अब इन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम। देखिए, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। ये भी यानी कि गारो की पहाड़ियां और नर्मदा नदी के जो आसपास विंध्य की पहाड़ियां थी, वहां भी कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले मानव ने चावल उपजाया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मतलब ऐसी जगह जहां पर मानव ने सबसे पहले चावल उपजाया, कहाँ थे? विंध्य के उत्तर में। मानव ने सबसे पहले चावल का उत्पादन किया विंध्य के उत्तर दिशा में, ठीक है। क्लियर? आगे देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। फिर से आ जाइए आप अपने मानचित्र पर। देखिए बेटा, ये मानचित्र, ये आपकी सिंधु नदी बह रही है। देख रहे हैं आप, ये सिंधु नदी के देखो कितने पार्ट्स निकल रहे हैं। सिंधु, इसके नीचे सतलुज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, व्यास है। देख रहे हैं आप कितने सारे इसके पार्ट बन रहे हैं। तो उन्होंने हमें यही कहा, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। तो बेटा जो वर्ड आ रहा है सहायक नदी, सहायक नदी क्या होती है? सहायक नदी ऐसी छोटी नदियां हैं जो जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो देखो लिखा भी है,
सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब नदियों के किनारों पर, नदियों के किनारे नगर बसे। कितने साल पहले बेटा? 4700 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 साल पहले नदियों के किनारे जो थे वो नगर बनने शुरू हो गए। आगे देखिए, गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे, और कौन सी नदी की बात कर रहे हैं बेटे? ये सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। यदि बात करें हम गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे नगर कब बसे? तो वो देखिए आप, गंगा नदी के किनारे जो नगरों का विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ बेटे? 2500 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। आप देखिए मैप में, ये देखिए आप, ये आपकी गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियां ये यमुना हो गई, ये चंबल, ये सोन। देख रहे हैं आप, ये छोटी नदियां जो इस गंगा नदी में मिलती जा रही हैं, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए आगे देखिए। देखो बेटा, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी हमने देखा था ना, ये देखिए मैप में, ये गंगा नदी है और ये सोन नदी है। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मतलब गंगा नदी के दक्षिण का जो एरिया है, दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ ही है ना सोन नदी भी, तो ये जो क्षेत्र है मगध के नाम से जाना जाता था। और इसका जो शासक था, जो मगध का जो राजा था ना, वो बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही पावरफुल था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी उसने कई राज्यों की स्थापना की। मतलब कि गंगा नदी से जो सोन नदी तक का एरिया है, जो इसके दक्षिण का एरिया है, यहाँ मगध नामक राज्य था और जो यहाँ का राजा था उसने और भी कई नए राज्य बनाए। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। भारत जो है बेटे वो एक उपमहाद्वीप है, तो उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं कि लोग सदैव ही घूमते रहते थे एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान तथा नदियों के कारण उनकी यात्रा या समुद्र की यात्रा करते थे। उनकी यात्रा जोखिम भरी होती थी, बहुत ज्यादा जोखिम होता था, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ऊंचे पर्वतों को पार करना, पहाड़ियों को पार करना, रेगिस्तान में पानी की कमी, खाने पीने की जो मतलब फसलें हैं वो नहीं मिल पाती थी उन्हें, है, और उन्हें बहुत जोखिम भरी यात्रा करनी पड़ती थी। या समुद्र की यात्रा भी उनके लिए बहुत कठिनाई पूर्वक थी। फिर भी उनके लिए यात्रा असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान आते थे। मतलब कभी तो व्यापारी है, तो व्यापारी सोचता अभी मुझे व्यापार करना है, तो वो अपनी चीजों को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते। या प्राकृतिक आपदा क्या मतलब? किसी स्थान पे सूखा पड़ गया है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप के कारण जगह अस्त व्यस्त हो गई है, तो इस कारण लोग जो थे एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी और कभी कभी क्या होता था, कोई राजा जब दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करता था तो वो अपनी सेना को भेजता था, तो इस तरीके से वो सेना भी यात्रा करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी काफिलों में, तो कभी जहाजों में अपनी मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी भी काफिले मतलब अपने ग्रुप के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने साथ बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुओं को रखते थे और ले जाकर उन्हें दूसरे स्थानों पर बेचते थे और वहां की मूल्यवान वस्तुएं लाकर फिर वो अपने शहर में बेचते थे। धार्मिक गुरु हो गए। अब गुरु किस लिए शिक्षा कर देते थे? लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो ये उनकी यात्रा हो गई। तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे और कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकता वर्ष भी यात्रा करते थे। कई लोग भी जिन्हें नई नई जगह घूमने का शौक है, नई जगह की तलाश में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते थे और नए नए स्थान ढूंढते थे।
इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। मतलब जब लोग गए, व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह गए, धार्मिक गुरु गए, ठीक है, या लोग किसी नए स्थान की तलाश में गए, तो क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे के विचारों को जाना, वो एक दूसरे से परिचित हुए। एक दूसरी जगह पर फसलें अलग अलग थी, उन्होंने उस प्रकार की फसलों को जाना, ठीक है, उनकी फसलों को, अब गए वहां तो वहां का ही खाना खाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्हें जानकारी मिलनी हासिल हो गई। तो बेटा आज के लिए हमारा इतना ही। आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना। ओके बेटा, ओके।